हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का आज ये 4th लेक्चर है। स्टूडेंट्स, 3rd लेक्चर में हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने संविधान सभा के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि इस लेक्चर में हम संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आज के लेक्चर में संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां संविधान सभा की समितियां में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इस साइड लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे हम समिति का नाम और इस साइड में लिखेंगे हम उस समिति के अध्यक्ष का नाम। तो सबसे पहली समिति लगाइए जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी, प्रारूप समिति। तो स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरी समिति लिखिए संचालन समिति में लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी समिति लिखिए संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष लिखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4th नंबर समिति लिखिए प्रांतीय संविधान समिति। इस समिति के अध्यक्ष का नाम लिखिए वल्लभ भाई पटेल। 5th समिति का नाम लिखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष का नाम लिखिए JN नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति 6 नंबर लगाइए, राष्ट्रीय ध्वज समिति। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 7 लगाइए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी समिति। अब इस समिति की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टूडेंट्स, जो ये समिति थी इसकी 2 उप समितियां थी। एक जो ये फंडामेंटल राइट समिति यानी कि मौलिक अधिकार समिति, और एक थी अल्पसंख्यक समिति। इस अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, जो इसकी उप समिति थी, और फंडामेंटल राइट्स समिति थी उप समिति, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो स्टूडेंट्स, ये है जो हमारे संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी। सबसे पहले थी प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगली है संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगली है संघीय संविधान शक्ति, जिसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता करी थी वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज समिति, जिसकी अध्यक्षता करी थी राजेंद्र प्रसाद ने।
अब एक समिति है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी समिति, जिसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस समिति की 2 उप समितियाँ थी। पहली थी फंडामेंटल राइट्स समिति यानी कि मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति, जिसकी अध्यक्षता करी थी JB कृपलानी ने, और अल्पसंख्यक संबंधी समिति थी जिसकी अध्यक्षता करी थी HC मुखर्जी ने। तो स्टूडेंट्स, अब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बस 1 से 2 फैक्ट और हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें लिखिए कि संविधान सभा थी। इसमें कुल महिला, मैंने आपको कल बताया था कितनी थी, 15। कुल ST की अनुसूचित जाति के सदस्य थे 33। अब जो इस संविधान सभा है इसके 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन लिखिए 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949। यह 1948 यह हुआ था द्वितीय वाचन। और तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 को। और इस वाचन में संविधान लागू हुआ था। इस वाचन में संविधान लागू हुआ था। तो स्टूडेंट्स, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अब देखिए कि जो संविधान सभा थी उसने संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। इसका मतलब जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस मूल संविधान का स्ट्रक्चर ढांचा क्या था कि इसमें 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो है 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान में 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। और उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान का स्ट्रक्चर ये था। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं। अगर अनुच्छेद और उप अनुच्छेद की लगभग बात करें तो लगभग 465 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेद के अंदर ही उप अनुच्छेद करके जोड़े गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अब हम संविधान की शुरुआत से पहले क्या करते हैं कि एक बार ये अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं। अनुसूचियों के बाद हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और उसके बाद सीधे आएंगे संविधान के भाग में। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं आज हमारे एक नए टॉपिक की, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग लगाइए, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो शुरुआत करते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन 8 अनुसूची को पढ़ते हैं। उसके बाद जो 4 अनुसूची जोड़ी हैं उन्हें पढ़ेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कौन सी अनुसूची को कब जोड़ा गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान की प्रथम अनुसूची से। लिखिए अनुसूची नंबर 1। प्रथम अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची कहती है भारतीय संघ के 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। इसमें भारतीय संघ के
28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अनुसूची 1 कहती है कि भारतीय राज्य संघ में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब इसमें एक वर्ड आता है वापस, संघ, भारतीय संघ में। तो कल हमने संघ के बारे में कुछ पढ़ा था कि संघ को इंग्लिश में एक तो यूनियन कहा जाता है और एक फेडरल कहा जाता है। तो हमने बताया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बट अमेरिका इज अ फेडरल ऑफ स्टेट। यहाँ से वापस दोबारा अलग नहीं हो सकते, यहाँ से वापस दोबारा अलग हो सकते हैं। तो कल हमने बताया कि कोई भी स्टेट से अगर वो स्टेट संघ यूनियन प्रयोग में करता है तो उस स्टेट से कोई भी राज्य दोबारा अलग नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो फेडरल वर्ड यूज करता है तो उससे दोबारा अलग होया जा सकता है। तो यहाँ पे आप उतारिएगा कि अमेरिका में संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य एक समझौते के तहत अमेरिका में शामिल किए गए हैं। वह भविष्य में किसी भी वक्त अमेरिका से दोबारा अलग हो सकते हैं, लेकिन वह भारत से दोबारा अलग नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट लिख लीजिए नोट लगा के कि जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, तो भारतीय संघ की जो राजधानी है वो दिल्ली है, नई दिल्ली है। ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 69वां संविधान संशोधन के तहत ये बात जोड़ी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख करती है। तो आइए अब हेडिंग लगाते हैं दूसरे अनुसूची की। तो देखते हैं अब हम दूसरी अनुसूची। आप साथ में याद रखिएगा कि प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अब दूसरी अनुसूची है कि जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के पद अधिकारी है, तो इसमें लिखिए इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तो यहाँ देखिएगा कि द्वितीय अनुसूची में जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पद हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन सब के जो भी वेतन भत्ते होंगे उनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो उनका उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 2। तो यहाँ पे लिखिए अपवाद के तौर पे कि अनुसूची 2 में कौन से पदाधिकारी शामिल नहीं हैं। कौन से पदाधिकारी शामिल नहीं हैं? तो सबसे पहले लिखिए आप प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं किया गया है। सेकंड लिखिए मुख्यमंत्री। सेकंड लिखिए मुख्यमंत्री। अगला लिखिए महान्यायवादी। अगला लिखिए महान्यायवादी और उसके आगे लिखिए महाधिवक्ता। इन 4 पद का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में नहीं है। समझ रहे आप? अनुसूची नंबर 1 भारतीय राज्य के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है।
अनुसूची नंबर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। अब हेडिंग लगाइए अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3, इसमें लिखिए जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख तो अनुसूची नंबर 2 में है, लेकिन इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ पे है? तो उनकी शपथ का उल्लेख है अनुसूची नंबर 3 में। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख है अनुसूची नंबर 3 में, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है कि कुछ ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। तो लिखिए आप, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। तो कहाँ है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख? तो स्टूडेंट्स अनुच्छेद नंबर 60 और अनुच्छेद नंबर 69 इन दो अनुच्छेद में इन दो की शपथ का उल्लेख है, ना कि अनुसूची नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स अनुसूची नंबर 1 भारतीय राज्य के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2 में विभिन्न राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी के वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। अपवाद के तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में नहीं है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न मंत्रियों के एवं जैसे कि इसमें उच्च न्यायालय और एचसी एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे, इनकी शपथ का भी उल्लेख इसी में है। तो विभिन्न मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के पदाधिकारी के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में है। राष्ट्रपति पद एवं उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। तो कहाँ है इनका उल्लेख? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60, लेकिन उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 69 में। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं चौथी अनुसूची। तो अब आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 4। साथ में आप याद रखते जाइएगा कि हमने अनुसूची नंबर 1 में क्या पढ़ा, अनुसूची 2 में क्या पढ़ा, अनुसूची 3 में क्या पढ़ा और अनुसूची नंबर 4। तो आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 4। इसमें विभिन्न राज्य व संघ शासित क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख कहाँ है, तो आप बताएंगे। तो इसमें राज्य के साथ में यूटी भी शामिल है। संघ शासित क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख कहाँ पे है? अनुसूची नंबर 4। तो नेक्स्ट देखिए अनुसूची नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अनुसूची नंबर 5 में एसटी क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं एसटी जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है, वह नियंत्रण के बारे में उल्लेख है या का उल्लेख है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि प्रथम अनुसूची में हमने पढ़ा कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है और चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है।
5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अब देखते हैं अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6। तो स्टूडेंट्स अनुसूची नंबर 6 में क्या है? तो अनुसूची नंबर 6 में लिखिए आप कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, इन 4 स्टेट्स के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है अनुसूची नंबर 6 में। तो अब आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 स्टूडेंट्स, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बीच बंटवारों के बारे में दिया गया है। तो अनुसूची नंबर 7 आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए अनुसूची नंबर 7 और 7 में स्पीड से उतारते रहिएगा। अनुसूची नंबर 7 शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख है। बंटवारे के बारे में उल्लेख है। तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों की बंटवारा, केंद्र प्लस राज्य की शक्तियों का बंटवारा, इसके इस अनुसूची में जो भी शक्तियां हैं उसको 3 सूची में बांटा गया है। 3 सूची में बांटा गया है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यानी कि जो कोई भी विषय राज्य के कंट्रोल में होंगे वो, और जो केंद्र के कंट्रोल में होंगे वो संघ सूची, जो राज्य प्लस केंद्र दोनों के कंट्रोल में होंगे वह समवर्ती सूची होती है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से विषय हैं जो संघ के कंट्रोल में हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जो राज्य के कंट्रोल में हैं, और ऐसे कौन से विषय हैं जो दोनों के कंट्रोल में हैं। तो स्टूडेंट्स लगाइए पहली हेडिंग संघ सूची के विषय। संघ सूची के विषय। तो स्टूडेंट्स संघ सूची में सबसे पहले होते हैं विदेशी मामले। विदेशी मामले जो विदेश रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो संघ के कंट्रोल में होंगे। नागरिकता रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो संघ के कंट्रोल में होंगे। प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो, जो संचार रिलेटेड मुद्दे हैं, जो परमाणु ऊर्जा रिलेटेड मुद्दे हैं वह भी संघ के कंट्रोल में आएंगे। युद्ध रिलेटेड मुद्दे भी संघ के कंट्रोल में आएंगे। खनिज और बीमा ये जो मुद्दे हैं वो संघ सूची के कंट्रोल में आएंगे। अब लगाइए राज्य सूची के कंट्रोल में आने वाले मुद्दे। जो लोक व्यवस्था होती है वह राज्य सूची के कंट्रोल में आती है। जो पुलिस है वह राज्य सूची के कंट्रोल में आता है। जो भूमि है लैंड वह राज्य सूची के स्थानीय स्वशासन है जो राज्य सूची के कंट्रोल में आता है। स्थानीय स्वशासन के बाद में लोक सेवा है जो राज्य सूची के कंट्रोल में आती है। और बाजार और जो भी मेले हैं वह राज्य सूची के विषय में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपसे पूछ ले कि विदेशी मामले, नागरिकता, प्रतिरक्षा, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध, खनिज किस सूची के विषय हैं? तो वह संघ सूची के विषय हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि, स्थानीय स्वशासन, लोक सेवा, अच्छा लोक सेवा तो लिख दिया था पहले, लोक स्वास्थ्य लिख दीजिए यहाँ पे। लोक व्यवस्था, लोक सेवा और लोक स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं
जो राज्य सूची के कंट्रोल में आते हैं। स्टूडेंट्स, अब ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो समवर्ती सूची के कंट्रोल में। समवर्ती सूची अर्थात ऐसे विषय जो राज्य एवं स्टेट दोनों के कंट्रोल में आते हैं। तो समवर्ती सूची का सबसे पहला विषय होता है दंड विधि, यानी कि किसी प्रकार की ऐसी विधि जो दंड से रिलेटेड हो, वह दोनों के कंट्रोल में होगी। प्रक्रिया रिलेटेड विधि, यानी कि कानून रिलेटेड विधि है, वो शिक्षा दोनों संघ एवं राज्य के कंट्रोल में। वन रिलेटेड, विवाह रिलेटेड, कारखाना रिलेटेड, मजदूर रिलेटेड और जनसंख्या नियंत्रण रिलेटेड जो भी विषय हैं वह समवर्ती सूची के विषय हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहली अनुसूची पढ़ी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं बोनस का उल्लेख है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, महान्यायवादी और महाधिवक्ता पद का उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने तीसरी अनुसूची में पढ़ा विभिन्न पदाधिकारी, न्यायाधीश, इन सब के शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। तो अनुसूची नंबर 3 में नहीं है तो कहाँ है? तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 69 में है। स्टूडेंट्स, हमने अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख अनुसूची नंबर 4 में पढ़ा था। अनुसूची नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख। अनुसूची नंबर 6 में हमने असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम यानी कि एटीएमएम के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में पढ़ा था। अनुसूची नंबर 7 में हमने शक्तियों के बंटवारे के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा कि 3 विषय में शक्तियों को बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो संघ के कंट्रोल में हो वह संघ सूची होती हैं, ऐसे विषय जो राज्य के कंट्रोल में होते हैं वो राज्य सूची होती हैं, लेकिन ऐसे विषय जो दोनों के कंट्रोल में होते हैं वह समवर्ती सूची होती हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति हैं जिन पे दोनों संघ एवं राज्य कुछ विशेष बहुमत के आधार पर ही विषय बना सकती हैं, जैसे कि सरोगेसी एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि संघ सूची, 3 सूची हमने पढ़ी थी: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो इसमें कितने विषय शामिल थे और वर्तमान में कितने विषय शामिल है? तो स्टूडेंट्स, देखिए कि संघ सूची है, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 97 विषय शामिल थे। इसके अंदर 97 विषय शामिल थे। वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। तो वन शिक्षा एवं माप तोल, ये 3 जो विषय हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। राज्य सूची में जब मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं, और समवर्ती सूची में 47 थे और वर्तमान में 52 हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है, जो भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है। स्टूडेंट्स, जब मूल संविधान लागू हुआ था, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 22 भाषा का उल्लेख था, 14 भाषा का उल्लेख था, जो वर्तमान में 22 भाषा हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कौन सी भाषा अनुसूची नंबर 8 में शामिल है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए असमिया भाषा है जो इसमें शामिल है। आइए देखते हैं कि वो 22 भाषा कौन सी है।
तो असमिया भाषा है स्टूडेंट्स। अगली भाषा है बांग्ला भाषा। बांग्ला के बाद गुजराती भाषा, गुजराती के बाद हिंदी भाषा, हिंदी के बाद कन्नड़ भाषा, कन्नड़ के बाद कश्मीरी भाषा, कश्मीरी के बाद कोंकणी भाषा, कोंकणी के बाद मलयालम भाषा, मलयालम के बाद मणिपुरी भाषा, मणिपुरी के बाद मराठी भाषा, मराठी के बाद नेपाली भाषा। हाँ स्टूडेंट्स, नेपाली भाषा का उल्लेख अनुसूची नंबर 8 में है। नेक्स्ट है ओडिया भाषा। ओडिया के बाद पंजाबी भाषा, पंजाबी के बाद संस्कृत भाषा। हाँ स्टूडेंट, संस्कृत भाषा का उल्लेख भी है। उसके बाद सिंधी भाषा, सिंधी के बाद तमिल भाषा, तमिल के बाद तेलुगु भाषा, तेलुगु के बाद उर्दू भाषा। हाँ, उर्दू भाषा का भी उल्लेख है। उर्दू के बाद डोगरी, डोगरी के बाद बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा का उल्लेख है। तो स्टूडेंट्स ये 22 भाषा हैं जिसका उल्लेख अनुसूची नंबर 8 में है। मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था, वर्तमान में 22 भाषा हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो 8 भाषा हैं वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो स्टूडेंट्स लगाइए 21 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट। 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके नेक्स्ट लिखिए 71वें संविधान संशोधन, ये हुआ था 1992। 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली भाषा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें एक मैथ्स में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संताली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूची नंबर 8 में कितने संविधान संशोधन हुए हैं तो 3। कौन से 21वां, 71वां और 92वां। 21वें में सिंधी जोड़ी गई थी, 71वें में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। स्टूडेंट्स 92वें संविधान संशोधन में बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया था। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। अब 8 अनुसूची थी जो मूल संविधान, मौलिक संविधान में थी। अब अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9। स्टूडेंट अनुसूची 9 को प्रथम संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब मैं संविधान संशोधन की जगह पर वर्ड यूज करूंगा CA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रथम अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद पर कौन पदासीन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक चीज़ देखिए कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। अब आपको पता है कि भारतीय संसद है जो संविधान संशोधन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है। तो 1951 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसने किया? क्योंकि संसद का गठन तो 1953 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि जो संविधान सभा है वह संसद के रूप में भी कार्य करती थी। उसने इस प्रथम संविधान संशोधन को किया। अब जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो स्टूडेंट्स इस अनुसूची के तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को जोड़ा गया था। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि को जोड़ा गया था, कि विधियों को जोड़ा गया था। इस सूची शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अनुसूची 9 में जो भी विषय शामिल है उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
स्टूडेंट्स, वर्तमान में इस 9वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो 284 विषय वर्तमान में 9वीं अनुसूची में शामिल है। स्टूडेंट्स, 9वीं अनुसूची में एक बात कही गई है कि इस सूची में जो भी विषय शामिल होंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 1973 के सुप्रीम कोर्ट के मौलिक ढांचे यानी कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा कि ऐसी कोई भी विषय, ऐसी कोई भी सूची जो मौलिक ढांचे को उल्लंघन करती है उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो अनुसूची 9 में ये सब जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10। स्टूडेंट्स, अनुसूची नंबर 10 में दल बदल की व्यवस्था का उल्लेख है। दल बदल की व्यवस्था का उल्लेख है। 52वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985। स्टूडेंट्स, अब एक बार वापस 10 अनुसूचियों का रिवीजन करते हैं। अनुसूची नंबर 1 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2 में वेतन, पेंशन एवं भत्तों का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 3 में वेतन भत्ते नहीं, अनुसूची नंबर 3 में शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 6 में ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 7 में 3 सूची का उल्लेख है। संपत्ति सूची, राज्य सूची, संघ सूची। अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 9 में राज्य के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है और अनुसूची नंबर 10 में दल बदल का उल्लेख है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11, इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स, इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज के विषयों का उल्लेख है। पंचायती राज के विषयों का उल्लेख है। और स्टूडेंट्स, इसमें 29 विषय शामिल हैं। इसमें 29 विषय शामिल हैं। और अनुसूची नंबर 12, अनुसूची नंबर 12, इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। अगर पंचायती राज का विषय अनुसूची नंबर 11 में है तो नगर निगम के विषयों का उल्लेख किसमें है? तो नगर निगम के विषयों का उल्लेख अनुसूची नंबर 12 में है। अगर अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय शामिल है तो अनुसूची नंबर 12 में कितने विषय शामिल है? 18 विषय शामिल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहले समितियों के बारे में पढ़ा था कि संविधान सभा जब गठित हुई थी तो कितनी समितियां बनी और किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद में हमने अनुसूची रिलेटेड पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 है। जो 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी वो 9, 10, 11, 12 52वें संविधान संशोधन, सबसे 9वीं पहला संविधान संशोधन, 10वीं 52वां संविधान संशोधन, 11वीं 73वां संविधान संशोधन और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें मूल संविधान में 14 विषय 14 भाषा का उल्लेख था। वर्तमान में वहाँ 22 भाषा का उल्लेख है। तो 3 संविधान संशोधन कहाँ किए गए थे 8वीं अनुसूची में? पहला था 21वां संविधान संशोधन जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। दूसरा था 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और तीसरा संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। स्टूडेंट्स, कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया कि जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तब इसमें 8 अनुसूची शामिल थी, वर्तमान में 12 अनुसूची शामिल है। स्टूडेंट्स, हमने इसका आज विवरण देख लिया है। अब कल के लेक्चर में सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। कल का एक लेक्चर प्रस्तावना से रिलेटेड रहेगा और परसों से भारतीय संविधान के 22 भाग की शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स,
कल के लेक्चर में प्रस्तावना पढ़ने के बाद हम अगले लेक्चर में जो भी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय संविधान के अनुसूचियों से प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि कौन से पोर्शंस को अभी तक यूपीएससी ने छोड़ा है, उन पोर्शंस को हम एक बार दोबारा डीप से पढ़ लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को आप एक बार दोबारा देखिए और इसके नोट्स उतार लीजिए ताकि आपको मदद मिले। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तावना के साथ। धन्यवाद।